हाय एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री नॉलेज बाय ज्योति। गाइज, आज हम एक बेसिक टॉपिक H2O की संरचना को डिस्कस करने वाले हैं। गाइज, आप लोगों की डिमांड थी कि H2O की संरचना के बारे में बताया जाए, इसलिए हम आज पढ़ेंगे H2O की संरचना। देखना, H2O की संरचना पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज उसकी बता देती हूँ। H2O एक रंगहीन द्रव है। गाइज, आपने वाटर बहुत अच्छे तरीके से देखा है, वो रंगहीन द्रव होता है। यह एक अच्छा विलायक होता है। विलायक का मतलब यह है कि यदि आप इसमें किसी भी विलय को घोलते हो तो वो अच्छी तरह से इसमें घुल जाता है, तो ये एक अच्छा विलायक होता है। अब हम यदि बात करें कि H2O की संरचना में 2 हाइड्रोजन परमाणु और 1 ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित है। ऑक्सीजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि देखा जाए तो 1s2, 2s2, 2p4 होता है। गाइज, इसमें देखना, इसके अंतिम कोष में यदि हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखें तो 2s2, 2p4 टोटल संख्या कितनी हुई हमारे पास 6। इसका मतलब ये है कि हमें ये पता है कि ऑक्सीजन के अंतिम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन हैं और उसे अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, 2 और इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। इसीलिए वो क्या करता है, हाइड्रोजन के 2 अणुओं के साथ में जुड़कर H2O बना लेता है। गाइस, इसके साथ ही आप ये भी देखेंगे कि यहाँ पे इन 6 में से केवल 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे थे जिन्होंने बंध बनाने में भाग लिया है, क्योंकि 2 ने ही हाइड्रोजन के साथ में साझेदारी करी है। 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिन्होंने बंध बनाने में कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं किया है, और बंध बनाने में जो भाग नहीं लेते हैं उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा जाता है, एकांकी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और यहाँ पे 4 हैं तो 2 युग्म बनेंगे, तो 2 युग्म बनेंगे तो हम उसे क्या कहने वाले हैं, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहने वाले हैं, या फिर लोन पेयर आप जिसे कहते हैं। तो गाइस, इसके साथ ही आपने ये भी देख लिया कि लोन पेयर कैसे निकाला जाता है। अब हमें पता चल गया है कि ऑक्सीजन परमाणु के पास 2 यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। गाइस, हाइड्रोजन के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए वह ऑक्सीजन के साथ कैसा बंध बनाएगा, सिग्मा बंध बनाएगा। और यहाँ पे दूसरे हाइड्रोजन ने भी सिग्मा बंध बनाया है, और यहाँ पे 2 लोन पेयर प्रेजेंट हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, संकरण यहाँ से निकाल सकते हैं। यदि हम संकरण देखना चाहें तो यहाँ पे देखना, 1 सिग्मा बंध, ये दूसरा सिग्मा बंध और 2 लोन पेयर। गाइस, आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि जब हमें संकरण निकालना होता है तो हमें सिग्मा बंध प्लस एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या को काउंट करना होता है। तो टोटल यदि हम देखेंगे 2 सिग्मा बंध प्लस 2 लोन पेयर, हमारे पास कितने आएंगे, टोटल 4। और यदि टोटल 4 आए हैं तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारे पास समन्वय संख्या 4 आई है। मीन्स जो भी संकरण होगा उसमें जो कक्षक हैं वो कक्षकों की संख्या कितनी होने वाली है, 4 होने वाली है। और 4 कक्षकों की संख्या वाला संकरण कौन सा होता है, sp3 संकरण। तो गाइस, यहाँ पे इसमें जल में संकरण कौन सा रहने वाला है, sp3। और sp3 के आधार पर यदि देखा जाए तो इसकी ज्यामिति कैसी बननी चाहिए, चतुष्फलकीय बननी चाहिए। लेकिन कैसी होती है, विकृत चतुष्फलकीय होती है। गाइस, आपने एक VSEPR थ्योरी पढ़ी होगी। VSEPR थ्योरी हमें क्या बताती है कि लोन पेयर का रिपल्सन जो होता है, लोन पेयर में जो प्रतिकर्षण होता है, उस प्रतिकर्षण की वजह से कि इसकी ज्यामिति चतुष्फलकीय नहीं बन पाती है। गाइस, थोड़ा सा मैं इसकी यहाँ पे आपको संरचना दिखाती हूँ। संरचना इसकी V शेप में बनती है। ये देखना आप, यदि इसकी चतुष्फलकीय बन रही होती तो कुछ ऐसा बनना चाहिए था। ये चतुष्फलकीय ज्यामिति होती है। इसमें 2 तो हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और 2 ही क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है। गाइज, आप ध्यान रखेंगे, जब भी ज्यामिति की बात करी जाती है तो लोन पेयर को भी साथ में काउंट किया जाता है। तो इसकी ज्यामिति कैसी होनी चाहिए, चतुष्फलकीय ज्यामिति होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे लोन पेयर में क्या होना है, प्रतिकर्षण होगा। लोन पेयर में प्रतिकर्षण होने की वजह से जो चतुष्फलकीय ज्यामिति होती है उसमें इस बंध कोण का मान 109 डिग्री 5 मिनट होता है। तो यहाँ पे इसका मान 109 डिग्री ना होकर कितना बचता है, इसमें बंध कोण का मान 104 डिग्री ही बचता है। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ से इन दोनों में क्या होगा, प्रतिकर्षण। और प्रतिकर्षण यदि होगा तो ये लोन पेयर पीछे की तरफ खिसकेगा, और ये वाला लोन पेयर भी कहाँ खिसकेगा, पीछे की तरफ। और ये लोन पेयर जब पीछे की तरफ आएंगे तो यहाँ से इस लोन पेयर में, और ये जो बंध बना है, बंध में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों में प्रतिकर्षण की वजह से ये दोनों भी क्या करते हैं, इस टाइप से इधर खिसकते हैं, और इधर खिसकेंगे तो ये बंध कोण का मान 109 डिग्री ना रह के कितना बचता है, 104 डिग्री बचता है। तो गाइस, इस प्रकार से आप यहाँ पे इसका बंध कोण का मान बता सकते हैं कि 104 डिग्री आया है। और ये जो शेप बनी है ये हमें कैसी दिखाई दे रही है, उल्टे V के आकार की दिखाई दे रही है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि H2 की संरचना कैसी बनती है, V शेप में बनती है।
गाइस ये थी सिंपल इसकी संरचना। साथ ही मैं आप लोगों को और भी इसके बारे में बताऊं तो देखना, जल के अणुओं में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। जल के अणुओं में कैसा बंध पाया जाता है? हाइड्रोजन बंध। और हाइड्रोजन बंध के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब भी किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में, किन्हीं दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है तो वो दोनों के साथ एक अट्रैक्शन दिखाता है जिसे हम हाइड्रोजन बंध कहते हैं। गाइज ये आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये ऑक्सीजन था, यहाँ पे इसके साथ में दो H जुड़े हुए हैं, इन्होंने सहसंयोजक बंध बनाया हुआ है। ये एक जल की संरचना हमने यहाँ पे दिखा दी। अब दूसरी जल की संरचना भी कुछ इस प्रकार से बनी हुई है। तो ये दोनों क्या करते हैं, ये वाला ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ में ये अट्रैक्शन दिखाता है जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बंध। गाइस आप ये ध्यान रखेंगे कि जल का अणु, जब आप जल लेते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें एक ही अणु प्रेजेंट होगा, बहुत सारे अणु प्रेजेंट होते हैं। तो बहुत सारे अणु जब प्रेजेंट होने की कंडीशन होती है उस समय हम क्या दिखाते हैं, इस हाइड्रोजन बंध का जिक्र वहाँ पे करते हैं। तो गाइस आई होप आपको हाइड्रोजन बंध भी समझ में आया होगा। अब हम ये देख लेते हैं कि इस हाइड्रोजन बंध की वजह से जल की प्रॉपर्टीज जो होती हैं उन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो प्रॉपर्टीज देखने के लिए आप देखेंगे कि हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति के कारण इसके गलनांक व क्वथनांक का मान अपने समूह के अन्य हाइड्राइडों से उच्च होता है। अपने समूह के अन्य हाइड्राइडों से मतलब है कि इसी वर्ग में एक सल्फर एटम भी आता है। सल्फर का हाइड्राइड होगा H2S और ऑक्सीजन का हाइड्राइड क्या है, H2O। तो इन दोनों की यदि कंपैरिजन करा जाए तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये हाइड्रोजन बंध का निर्माण करता है। लेकिन H2S में हाइड्रोजन बंध नहीं बन पाता है, जिसके कारण हम क्या बोल सकते हैं कि इसमें हाइड्रोजन बंध जब उपस्थित है तो यदि हाइड्रोजन बंध की हम बात करें तो हाइड्रोजन बंध प्रबल बंध होता है। और यदि हाइड्रोजन बंध बन गया है तो हम उसे जब गर्म करेंगे तो उसका जो क्वथनांक बिंदु होता है, क्वथनांक बिंदु हमें कैसा मिलने वाला है, उच्च मिलने वाला है। इसी प्रकार से उसका गलनांक भी कैसा होगा, उच्च रहता है। मीन्स अपने जो समूह के अन्य हाइड्राइड होते हैं उनकी तुलना में इनके गलनांक और क्वथनांक का मान उच्च होता है। नेक्स्ट देखिएगा गाइस, जल में आयनिक यौगिकों के साथ साथ सहसंयोजक यौगिक भी घुलनशील होते हैं। हमने पहले ही बोला था कि जल एक अच्छा विलायक होता है और विलायक होने का मतलब ये था कि जैसे आप इसमें NaCl डालते हो तो NaCl क्या करेगा, Na+ और Cl- बनाएगा, आयंस बना सकता है क्योंकि एक आयनिक यौगिक है। और H2O में क्या रहता है, H+ और OH- आयन बनते हैं। तो OH- इसके साथ में जुड़कर NaOH बना सकता है और H+ इसके साथ में जुड़कर HCl बना सकता है। लेकिन यहाँ पे तो आयंस बने थे इसलिए आसानी से घुलनशील था। लेकिन आप कह सकते हो कि इसमें सहसंयोजक यौगिक भी कैसे होते हैं, घुलनशील होते हैं। और उसका कारण हम क्या बता सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कह सकते हैं। गाइज नेक्स्ट देखना, ठोस जल बर्फ की संरचना घनीय होती है। ठोस जल मतलब हम बर्फ की बात कर रहे हैं। और आपको पता है कि सॉलिड में जो अंतरा आणविक बल होते हैं वो बहुत प्रबल होते हैं, इसके कारण इनकी संरचना कैसी बनती है, घनीय संरचना बनती है। जल अम्ल व क्षार दोनों प्रकृति रखता है इसलिए इसे उभयधर्मी यौगिक कहते हैं। गाइज यदि आप जल की अभिक्रिया क्षार के साथ में करवाते हो तो वो अम्ल की तरह बिहेव करेगा और यदि आप उसकी अभिक्रिया अम्ल के साथ में करवाते हो तो वो क्षार की तरह बिहेव करता है। मीन्स उसकी प्रकृति कैसी होती है, उभयधर्मी होती है। उभयधर्मी का मतलब है कि अम्ल और क्षार दोनों की भांति व्यवहार करे तो आप उसे उभयधर्मी कह सकते हो। गाइस ये थी जल की संरचना। आई होप आपका डाउट क्लियर हुआ होगा, आपको जल की संरचना समझ में आई होगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।